नमस्कार दोस्तों, आज श्री राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म दिवस है। हमने सोचा कि आपको आज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के जीवन का एक बेहद दिलचस्प और अनछुआ किस्सा सुनाया जाए। सुनाने से पहले श्री राजगोपालाचारी की वाक्पटुता, उनकी जवाब देने की शैली और उनकी हाजिर जवाबी को बयां करता हुआ ये किस्सा सुन लीजिए। श्री राजगोपालाचारी, आप नाम से ही समझ गए होंगे, दक्षिण भारत से ताल्लुक रखते थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में जन्म हुआ था, तो जाहिर सी बात है दक्षिण भारत की परंपरा को लेकर आगे चलते थे। एक दफा उनसे एक उत्तर भारत के पत्रकार ने पूछ लिया कि राजगोपालाचारी जी, आप बताइए, गणेश जी की दो पत्नियां उत्तर भारत में बताई जाती हैं, रिद्धि और सिद्धि, लेकिन जब यही गणेश जी का जिक्र दक्षिण भारत में किया जाता है तो कहा जाता है कि वो कुंवारे थे। अब चक्कर क्या है, आप क्या मानते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? अब आदमी सोच में पड़ जाएगा भाई कि उत्तर भारत में गणेश जी की दो पत्नियां, दक्षिण भारत में कुंवारे समझे जाते हैं, क्या जवाब दे। लेकिन राजा जी का दिमाग कुछ ऐसा ही चलता था। राजगोपालाचारी ने जवाब दिया कि भाई साहब, एक सूंड वाले इतने मोटे कद्दू टाइप के आदमी से विवाह कोई दक्षिण भारत की लड़की तो नहीं ही करेगी। हाँ, उत्तर भारत में जरूर घूंघट प्रथा चलती है, जहाँ लड़की को लड़का नहीं दिखाया जाता है, तो हो सकता हो कोई बिना देखे कर लिया हो, क्योंकि उत्तर भारत में घूंघट प्रथा उस समय चलती थी और दक्षिण भारत कमोबेश उत्तर भारत से अधिक सभ्य और अधिक आधुनिक विचारधारा वाला हुआ करता था, क्योंकि पूरी दुनिया के व्यापारी इसी दक्षिण भारत पर आकर रुकते थे। इसीलिए तमाम संस्कृतियों का समागम आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। तो इस वाक्य से आपको अंदाजा हो गया होगा श्री राजगोपालाचारी की वाक्पटुता का। अब किस्सा हम कौन सा सुनाने आए हैं? श्री राजगोपालाचारी पर कभी तफ्तीश से बात करेंगे तो सारी बातें बताएंगे। आज किस्सा है श्री राजगोपालाचारी के राष्ट्रपति ना बन पाने का। राजगोपालाचारी यानी भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल, जो आप कह लीजिए गुलाम भारत के भी थे और आजाद भारत के भी थे। क्यों गुलाम भारत के, क्यों आजाद भारत के? दरअसल गुलाम भारत के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1947 के पहले भी एक दफा लॉर्ड माउंटबेटन की अनुपस्थिति में गवर्नर जनरल का पद श्री राजगोपालाचारी को दिया गया था, और फिर 1947 के बाद जब लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली छोड़ गए, तब उसके बाद तो आधिकारिक तौर से गवर्नर जनरल के पद पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही बने हुए थे। अब चूंकि गवर्नर जनरल के पद पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, इसलिए नेहरू भी चाहते थे कि राजगोपालाचारी ही देश के राष्ट्रपति बने। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, जब इस देश की जनता का सबसे चाहने वाला नेता, इस देश की सियासत पर राज करने वाला नेता, इस देश में सत्ता के सबसे बड़े सिंहासन पर शीर्षस्थ होने वाला नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ये चाह रहा था कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही देश के राष्ट्रपति बने, तो आखिर ऐसा हो क्या गया कि राजगोपालाचारी राष्ट्रपति नहीं बन पाए? किस्सा समझते हैं। 47 के बाद देश आजाद हुआ। 1948 में जब संविधान लिखा जा रहा था और धीरे धीरे 1949 आते आते संविधान की अंतिम रूपरेखा तय होने लगी, तब देश में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हुई। पंडित नेहरू श्री राजगोपालाचारी को लेकर बहुत दिनों से आगे चल रहे थे। इसलिए आगे चल रहे थे चूंकि श्री राजगोपालाचारी उनकी वैचारिक विचारधारा के बेहद करीब हुआ करते थे। सेक्युलरिज्म के बड़े हिमायती थे। गांधी के कितने करीब थे, इस बात का अंदाजा आप इसलिए लगा लीजिए कि महात्मा गांधी राजगोपालाचारी के बारे में कहा करते थे कि मेरे विवेक को जीवन भर जागृत रखने वाला एकमात्र आदमी श्री राजगोपालाचारी ही है। तो गांधी से कितने करीब थे आप समझ सकते हैं। नेहरू से वैचारिक समानता थी, और तीसरी बात ये कि गवर्नर जनरल होने के कारण देश विदेश के बड़े मेहमानों को, बड़े शिष्टमंडलों से बातचीत करने का तरीका आता था। और नेहरू को ये बात भली भांति समझ में थी कि आज़ाद भारत होने के बाद सबसे बड़े प्रश्न चिन्ह के तौर पर यही होगा कि भारत विदेशों से किस तरीके के व्यवहार रखता है। क्या भारत, आज़ाद भारत, इस काबिल है कि वो स्वतंत्र रूप से विदेशों से संबंध स्थापित कर सकता है? और ऐसे में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की उपस्थिति एक महती भूमिका निभाएगी। इसीलिए नेहरू चाह रहे थे कि राजगोपालाचारी ही राष्ट्रपति बने। फिर क्यों नहीं बने? आ गए रास्ते में सरदार पटेल।
अब सरदार पटेल की कोई दुश्मनी का चक्कर मत समझ लीजिएगा, जैसा फिल्म में दिखाते हैं हमारे राजनेता आके बोलते हैं टच एंड टेंशन, ऐसा कुछ नहीं था। चक्कर क्या था कि पटेल राजेंद्र प्रसाद के बहुत पुराने दोस्त थे। ये मुलाकात तकरीबन 25 साल पुरानी थी। नागपुर के अधिवेशन में पहली दफा राजेंद्र बाबू से पटेल की मुलाकात हुई और तब से राजेंद्र बाबू और पटेल गजब के जिगरी यार थे। तो राजेंद्र बाबू भी राष्ट्रपति पद की इच्छा रखते थे। शुरुआती दौर में पटेल भी राजगोपालाचारी पर सहमत थे। हालांकि पटेल का दृष्टिकोण कुछ और था। पटेल इसलिए राष्ट्रपति पद पर श्री राजगोपालाचारी के लिए सहमत थे क्योंकि पटेल को लगता था कि ये उत्तर और दक्षिण की राजनीति को संतुलन में ले आएगा। मतलब भारत में अगर उत्तर भारत के ही नेता सत्ता पर काबिज रहेंगे तो दक्षिण भारत को एक तरीके से अपनी उपेक्षा का अंदेशा होगा, आशंका होगी, और ऐसे में उस उपेक्षा आशंका को ना करने के लिए, उसे बेमानी साबित करने के लिए श्री राजगोपालाचारी को राष्ट्रपति बनाना बिल्कुल उपयुक्त रहेगा। पटेल इस विचारधारा से कह रहे थे। नेहरू की अपनी विचारधारा थी और दोनों के खांचे में श्री राजगोपालाचारी फिट हो रहे थे। लेकिन राजेंद्र प्रसाद का मन राष्ट्रपति पद के लिए बड़ा उतावला था। ऐसी तमाम किताबों में जिक्र मिलते हैं कि राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के पद के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। उन्हें इच्छा थी कि वह राष्ट्रपति बने। हालांकि वो आज के दौर के नेता नहीं थे कि महत्वाकांक्षा में कुछ भी कर जाएं। अगर उन्हें ना भी मिलता तो भी कोई ये नहीं था कि वो लेके डंडा और धरना प्रदर्शन करने बैठ जाएंगे नेहरू के सामने। वरिष्ठतम नेता थे। लेकिन अब हर व्यक्ति में इच्छा होती है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो राजेंद्र प्रसाद की इच्छा थी और ये बात पटेल को पता हो गई। अब जब पटेल को पता हो गई तो पटेल ने सोचा कि भाई राजेंद्र बाबू ही बन जाएं। नेहरू को लग रहा था कि राजगोपालाचारी बने। नेहरू ने इसको लेकर संविधान सभा की बैठक बुलाई और बैठक में एक प्रस्ताव दे दिया कि भाई श्री राजगोपालाचारी ही राष्ट्रपति होंगे अगले। अब सभा में जो लोग थे उनमें से कुछ ने इसका विरोध किया और कुछ मूक हो गए। अब हमारे आज के दल के नेता या जिस तरीके की हिटलरगिरी राजनीति में चलती है उस विचारधारा से तो आते नहीं थे नेहरू कि कोई चाहे सहमत हो या ना सहमत हो, हमारी जो इच्छा हम वही कर लेंगे। नेहरू ने कहा कि कोई बात नहीं, फिर मैं विदेश जा रहा हूं और आऊंगा तो बात होगी। नेहरू विदेश चले गए। इधर पटेल समझ गए थे। और संगठन पर अगर आप कांग्रेस की नज़र डालेंगे तो 47 के बाद पटेल नेहरू से बहुत ज़्यादा असर रखते थे। संगठन पर पटेल की जबरदस्त पकड़ थी और इसी पकड़ का फायदा उठाते हुए संगठन की सारी बागडोर उन्होंने संभाल ली। अब संभाल ली तो संगठन को पूरी तरह से राजेंद्र बाबू के पक्ष में कर लिया। एक दफ़ा उनसे एक नेता ने कहा भी कि पटेल बाबू आप इतनी मेहनत राजेंद्र बाबू के लिए कर रहे हैं, क्या लगता है राष्ट्रपति बन जाएंगे? तो पटेल ने हंसते हुए जवाब दिया कि अब घोड़ी चढ़ने से पहले दूल्हा भाग ना गया तो शादी तो पक्का हो जाएगी। मतलब संगठन का सारा काम फिट कर दिया था। अच्छा, नेहरू विदेश में थे, विदेश से आए तो नेहरू को भी मुगालता था भाई कि वो प्रधानमंत्री हैं। उनको लगा कि संगठन वाले भी उनकी बात मानेंगे जब जनता मान रही है, क्योंकि वो राजगोपालाचारी को एकदम फिट मानते थे। तो उन्होंने फिर बैठक बुलाई और बैठक में भाषण दिया कि मैं राजगोपालाचारी को राष्ट्रपति पद के लिए आमंत्रित करता हूँ, निर्वाचित करता हूँ। लेकिन सामने बैठे नेताओं ने ऐसा उत्तर दिया कि नेहरू सन्न हो गए। संविधान सभा में ऐसी तू मैं पहले किसी ने देखी नहीं थी जो उस दिन हुई राष्ट्रपति पद को लेकर। पटेल देख रहे थे। अब पटेल के दिमाग में तो चल रही थी वही बात नहीं कि भाई साहब हमने तो पूरा सेट ही किया हुआ था, बहुत बढ़िया, एकदम प्लान के मुताबिक गेम हुआ। नेहरू पटेल की तरफ देखे, पटेल खामोश थे। नेहरू समझ गए कि पटेल की भी यही इच्छा है। इसके बाद नेहरू खामोश हो गए और राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बन गए और श्री राजगोपालाचारी का पत्ता कट गया। तो उम्मीद करता हूँ राजगोपालाचारी के विषय में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो, बातें अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। और किसी भी पॉलिटिकल नेता, किसी भी पॉलिटिकल हिस्ट्री, किसी भी पॉलिटिकल इंसिडेंट की रिपोर्ट अगर आपको चाहिए हो, जानने की इच्छा हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उसे हमें ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी इच्छा का अनुमोदन करें।